एक्यूट निमोनिया, कार्डियोमायोपैथी, हार्ट में जाएंगे तो ग्लोबल हाइपोकाइनेसिया, कॉन्सेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, ऐसे कोई भी शब्द का जब पेशेंट रिपोर्ट्स का डायग्नोसिस लेकर आता है तो हमको लगता है नहीं है तो हमने पढ़ाई नहीं है, तो चरक में लिखा ही नहीं है, सुश्रुत में लिखा नहीं है, वाकवट में लिखा नहीं, हमें पढ़ाया नहीं, हमारे बस का नहीं है। बस प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। इसलिए किसी भी पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हम कोई भी प्रकार का निदान नहीं करते हैं। यहां आपको जितने भी एविडेंस दिखाए जाएंगे वो सिर्फ एविडेंस के लिए हैं, उनके आधार पर किसी भी प्रकार का कोई निदान नहीं किया गया है। निदान शुद्ध आयुर्वेद के द्वारा दोषात्मक चिकित्सा का परिणाम होता है। यदि आपको इमरजेंसी में काम करना है या सामान्य प्रैक्टिस भी करनी है क्रोनिक डिजीज में, तो आपका जो फोकस है वो दोषात्मक चिकित्सा की तरफ होना चाहिए। चिकित्सा कई प्रकार की होती है, लाक्षणिक चिकित्सा, व्याधि प्रतनिक चिकित्सा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोषात्मक चिकित्सा। यदि आपने सही दोष को आइडेंटिफाई किया है तो विद इन द सेकेंड्स आपको रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। और आपने यदि डायग्नोसिस दोष का सही नहीं किया है तो आप कितनी भी औषधि देते रहो कोई मतलब नहीं है, या आरोप या प्रत्यारोप करते रहो कि कंपनी अच्छी नहीं है, हमें सीखने को नहीं मिला, हमारा कॉलेज ऐसा था। मैं बहुत सुनता हूं देखो कॉलेज सब ऐसे ही होते हैं, कॉलेज में बहुत ज्यादा पढ़ने का होता नहीं, कॉलेज होता है मस्ती का एरिया। तो आप पढ़ो लेकिन वो जैसा पढ़ रहे हो वो याद रहना चाहिए। सिर्फ पढ़ के भूल गए तो फिर आपकी फेलोशिप में या जब आप क्लिनिकली जाएंगे तो काम में नहीं आएगा। अभी क्या होता है कि हम सब एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, पास हो गए और भूल गए उस चीज को, वो प्रॉब्लम देता है आपको आगे जाकर। तो दोषात्मक चिकित्सा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अब ये पेशेंट है जो वेंटिलेटर पर है और इस पेशेंट को डॉक्टर्स ने बोल दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, डाइंग डिक्लेरेशन की कंडीशन बन गई है इसकी, इसको घर ले जाइए, संभव नहीं है। और ये पेशेंट जब हमारे पास आया उसके पहले 3 हॉस्पिटल में आईसीयू में रह चुका है पेशेंट। एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन पेशेंट इंदौर के आईपीडी हॉस्पिटल में था जहां से हमने केस पूरा हमको मिला है। केस क्या था? अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नेक्स्ट, और सॉरी मुझे ही करना, ओके थैंक यू। जब हम एविडेंस की बात करते हैं तो एविडेंस में हम प्री कैसा कंडीशन थी, ड्यूरिंग कैसी कंडीशन थी और ट्रीटमेंट के बाद कैसी ट्रीटमेंट थी। सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म फॉलोअप। पेशेंट को आज तो हमने ठीक किया, अभी तो रिलीफ दिया, लेकिन वो कितने साल तक, कितने महीनों तक नॉर्मल रहा, उसके बाद उसको व्याधि नहीं हुई, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म फॉलोअप। एक्चुअली रियल एविडेंस तो यही कि आपने कितने साल तक उसको बैकअप में रखा, पेशेंट को कितने सालों तक फॉलोअप में है। और मैं आज जितने भी पेशेंट्स की आपको दिखाऊंगा एविडेंस टिल नाउ, जब मैं लेक्चर हॉल में खड़ा हूं तब तक वो सारे पेशेंट जिंदा है। इतने लंबे लंबे लॉन्ग टर्म फॉलोअप्स दिखाऊंगा मैं आपको। तो ट्रू एविडेंस है ये, पूरी लिगेसी हम तैयार कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट है उसके पहले पेशेंट की कंडीशन कैसी है, जब पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट है और पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है लेकिन डिटोरिएशन होते जा रहा है। पहला चेस्ट एक्सरे देख रहे हैं हम, चेस्ट एक्सरे में आपको दिख रहा है कि राइट लोअर लोब और कुछ मिडिल लोब में ओपेसिफिकेशन दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों के साथ मैं बिल्कुल आराम से बात करूंगा, आराम से समझाऊंगा। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछे, क्वेश्चन आंसर सेशन 100% रहेगा। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर आपको बताऊं कि चेस्ट एक्सरे को जब देखते हैं तो उसमें यदि आपको पूरा ब्लैक दिख रहा है, सामान्य भाषा में समझेंगे बिल्कुल, तो ब्लैकनेस ज्यादा दिख रही है तो मतलब एक्सरे बहुत बढ़िया है, नॉर्मल है। यदि उसमें हेजीनेस दिख रहा है, व्हाइटनेस दिख रही है तो उसको हम ओपेक बोलते हैं, ओपेक, ओपेसिफिकेशन। ये जो दिख रहा है आपको ये सब ओपेसिफिकेशन है। ये देखिए तो ये ओपेसिफिकेशन है और पेशेंट ऑन एडमिशन ऑन वेंटिलेटर है तब ये स्थिति है। नेक्स्ट, अब यहां देखेंगे कि इसका जो चेस्ट एक्सरे में राइट लोब है और ज्यादा ओपेक हो गया है, लेकिन ये ऑन ट्रीटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखिए यहां पर और ज्यादा एक्सरे आपको चेस्ट एक्सरे है खराब दिखाई देगा और ज्यादा ओपेक दिखाई देगा। यही वो कंडीशन है जहां से केस हमारे पास आया, यहां से केस हमने लिया और ये पेशेंट को बोल दिया कि अब कुछ हो नहीं सकता है, आईसीयू के बाहर भीड़ लग गई है, पेशेंट्स के रिलेटिव्स तैयार है पैकअप करने
करने के लिए। नेक्स्ट, सिर्फ 2 दिन के आयुर्वेद प्रोटोकॉल के बाद प्रीवियस करिए। नेक्स्ट, सिर्फ 2 दिन की ट्रीटमेंट के बाद फायदा क्या हुआ? चेस्ट एक्सरे में तो एविडेंस क्रिएट हो गया, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? नेक्स्ट, मेडिसिन कैसे देंगे अब आप पूछोगे? ब्राइंस ट्यूब से देंगे। 5 ml फीड लेते हैं और जो भी मेडिसिन दे रहे हैं उसको डाइल्यूट करके पुश कर देते हैं। क्या हुआ 2 दिन के बाद? नेक्स्ट, मैकेनिकल वेंटिलेटर ऑफ हो गया। वेंटिलेटर ऑफ होने के बाद किसी के चेहरे पर की स्माइल देखी आपने? पेशेंट हरा सा मरा सा पड़ा रहता है, वो होगा भी तो धीरे धीरे होगा। ये पेशेंट खुद फोटोज भेज रहा है, मुझे सेल्फी भेज रहा है, इसके रिलेटिव्स भेज रहे हैं। ये आयुर्वेद आप कर सकते हो और इट इज पॉसिबल। कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ी विद्या है, कुछ बहुत क्रॉनिक, बहुत सीखना पड़ेगा। नहीं, आयुर्वेद ट्रीटमेंट में यदि इमरजेंसी करना है तो आपको सिर्फ चाहिए डेयरिंग। यदि आपके पास डेयरिंग है तो आप सारी इमरजेंसीज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके पहले आपने सीखा हुआ होना चाहिए। मेडिसिन क्या थी? बहुत सिंपल सा, सिंपल एक योग दिया है इनको हमने, और वो मेडिसिन है रससिंदूर, लघुमाल्य वसंत, आरोग्यवर्धनी, श्रृंग भस्म और सितोपलादी चूर्ण। रससिंदूर का प्रयोग कराना है और यहां हम पेशेंट को हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में ये मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे पेशेंट ओरिएंटेड होता है, कॉन्शियस होता जाता है, उसके वाइटल सिस्टेबल होते चले जाते हैं, मेडिसिन के डोज को रिड्यूस कर देते हैं। तो ये सीखने के लिए है। प्रीवियस करिए और प्रीवियस करिए। ये पेशेंट जब हम बात कर रहे हैं तो अभी भी नॉर्मल है, लाइफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब हमने केस लिया था तो हमें नहीं पता था कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है। इमरजेंसी इज अबाउट इमरजेंसी। बाद में जब पेशेंट हमें धन्यवाद ज्ञापन करने आए पूरी फैमिली के साथ, तो हमें पता चला कि पेशेंट बेड रिडन है, अनेबल टू वॉक है, क्योंकि पेशेंट मस्कुलर डिस्ट्रोफी की। तो आज हमारे अंडर ट्रीटमेंट मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए चल रहा है। ये बीमारी का कोई उसको इश्यू नहीं है। लेकिन जब पता चला, और सोचो कि पहले पता होता तो कितना प्रॉब्लम होता। क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रोफी के केसेस में, गुलियन-बेरी सिंड्रोम के केसेस में क्या होता है कि पेशेंट को डायफ्राम पैरालाइसिस होने लगता है और आगे जाके थ्रोट पैरालाइसिस तक होके ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन हमें जब निदान करना है तो क्या करना है? शुद्ध आयुर्वेद निदान करना है। तो शुद्ध आयुर्वेद निदान किया तो उसका रिजल्ट ये। अगर चिकित्सा कर रहे हैं तो जो ओपेसिफिकेशन दिख रहा है उसको हम कैसे देखते हैं? उसको देखते हैं कफ को। और रससिंदूर जो है वो कफ वात शामक है। तो इसलिए हमने जो कॉम्बिनेशन उठाया है, एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और आयुर्वेद ट्रीटमेंट से 2 दिन में पेशेंट रिस्पॉन्ड करके, क्योंकि वहां पर चिकित्सा जो है उस मीडियम की है जिस मीडियम में कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, एनी काइंड ऑफ माइक्रोब्स ग्रोथ करता है। तो हमें ट्रीटमेंट किसकी की है? मीडियम की। और मीडियम क्या है? कफ। सिंपल है। यही फॉर्मूला जब हमने कोविड में अप्लाई किया तो हमें बहुत सक्सेस मिलती चली गई। और मिनिमम यदि मैं बोलूं तो 100 डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलकर हमने काम किया और 10,000 से ज्यादा हमने केसेस किए। आपको दिखाएंगे अभी एविडेंस के साथ, और हमने इसका पेपर भी पब्लिश किया है, आपको वो भी दिखाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट